अच्छा जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज वाइट विट्रॉयल? तो आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड वाइट विट्रॉयल? ए ऑप्शन इज द राइट वन। जिंक सल्फेट को हम कहते हैं एग्जैक्टली अलीना, जिंक सल्फेट इज कॉल्ड द वाइट विट्रॉयल। टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। आपको पता है मेटल के पास जो है इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, वो उनको फौरन से लूज कर देते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ए ऑप्शन एग्जैक्टली। देन बेसिक करेक्टर ऑफ मेटल्स डाउन द ग्रुप। कि मेटल्स जो हैं उनका आपको पता है कि मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और मेटल्स का जो बेसिक करेक्टर है वो डाउन द ग्रुप एग्जैक्टली बढ़ रहा होता है, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, जैसे जैसे मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा डाउन द ग्रुप उनका बेसिक करेक्टर बढ़ रहा होता है, तो इंक्रीजेस। ए ऑप्शन। आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स। इनमें से आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस, और बताना है कौन सा सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर का एलिमेंट है। तो जी स्ट्रोंशियम सी ऑप्शन बिल्कुल। डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। मैंने आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दिए थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। आसान था आज का टेस्ट मेरे ख्याल से। अल्कली मेटल्स नेवर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट बिकॉज, इसका क्या लगाया? अंदर गला बैठा हुआ है। Alkali metals never present in free state because they are very reactive। बिल्कुल बी जो है वो ठीक स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो जब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो किसी न किसी के साथ मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, मोस्टली अल्कली जो मेटल्स है। तो क्योंकि रिएक्टिव बहुत ज्यादा अकेले नहीं हो सकते, मेटल्स तो है ही है पता ही है, लेकिन फ्री स्टेट में ना होने की रीजन क्या है? बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। बी ऑप्शन। Ionization energy of metals is dash than non metals। Ionization energy metals से कंपेयर करनी है आपने नॉन मेटल्स के साथ, तो क्या होगा? मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल कम होती है नॉन मेटल्स के साथ, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी जो आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, उनको निकालना बहुत आसान है, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी हाईएस्ट फॉर। कि आपको दिए गए हैं कुछ एलिमेंट्स, इनमें आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगी जो ऊपर वाला मेटल है एग्जैक्टली, क्योंकि वो नीचे डाउन द ग्रुप शेल्स बढ़ रहे हैं। जब शेल बढ़ रहे हैं तो दूर दूर होता जा रहा है वो न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है न्यूक्लियस से, तो इस वजह से उसको निकालना आसान है। तो ऊपर वाले जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन फिर भी जरा टाइटली हेल्ड है न्यूक्लियस से, दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की हाईएस्ट होगी, डाउन द ग्रुप आपकी कम होती जाती है। तो सबने सही किए हुए हैं भाई, आसान टेस्ट था या फिर पढ़ने लग गए? मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सबसे रिएक्टिव जो है बिल्कुल एल्कली मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज, हाँ जी इसका क्या है? एग्जैक्टली मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल नन था, क्योंकि मैंने आपको सारे मेटल्स दे दिए, ठीक है। ऑल्दो मोस्ट एक्टिव एलिमेंट होता ना फिर आप सीसीएम पे चले जाते हो, लेकिन आपके पास आया हुआ है मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल, दैट इज फ्लोरीन। बेसिकली फ्लोरीन नहीं है ऑप्शन में आपके पास, तो आप नन लगा दोगे, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर प्योरली मेटल्स। मेजर प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन। ये आपका साइड बार था 9 की बुक से, कि जब भी एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन होती है तो आपके पास मेजर एलिमेंट्स जो होता है प्रोडक्ट वो स्ट्रोंशियम 90 होते हैं। इस वजह से ही ना, क्योंकि ये थोड़ा सा जीके का था, थोड़ा रटे वाला था, साइड बॉक्स था इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन जो होती है, तो उसमें से मैंने उठा के दिया था कि चलो थोड़ी, कोई बात नहीं, गलत हो गया ना, अभी याद रहेगा कि एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन में मेजर प्रोडक्ट इज स्ट्रोंशियम 90। वरना लोग ज्यादातर क्या लगाएंगे? यूरेनियम 235 लगा होगा जहां तक मुझे लगता है आपने। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, बार बार आने वाला मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द पास पेपर पीपीएससी की जीके का, और एफपीएससी में तो आ ही जाता है वैसे ही। तो बिल्कुल 24 कैरेट जो है आपके पास वो प्योरेस्ट कहलाता है। लेकिन 24 कैरेट इतना प्योर होता है, इतना ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है कि ऑर्नामेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो 22 कैरेट के बनाए जाते हैं, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म 24 कैरेट है। ये ना इसको ना के से लिखते हैं, कैरेट सी से लिखेंगे, गाजर नहीं बन जाएगी। मेटल्स है डैश बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट किस तरह के होते हैं?
एग्जैक्टली मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं। मेटल्स जो है आयनिक बॉन्डिंग भी बनाते हैं, दूसरा इनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करती है। दोनों बॉन्डिंग जो है वो अगर जो भी बनाता है बहुत स्ट्रॉन्ग इतनी बॉन्डिंग है, तो आपके पास उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। एटॉमिक मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड। बहुत इजी था कि जब भी आप किसी भी चीज को ग्राम में मास को एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करोगे तो उसको आप कहते हो मोल। एग्जैक्टली बी ऑप्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली आप इसको 6.022 10 रेज़ पावर 23 लिख लो, या फिर 0.6022 10 रेज़ पावर 22, बात एक ही थी। तो आपके पास सी ऑप्शन नहीं बनेगा। अलीना, ये बनेगा आई थिंक डी ऑप्शन बनेगा इसमें आपके पास। जी डी बनेगा। सी में तो देखो 0.6 दिया हो ना मैंने, जबकि अगर 23 पावर बनानी है तो 6.022, और 0.6 करना है तो फिर आप एक पावर कम कर दोगे। ठीक हो गया जी। एब्रीविएशन यूज्ड फॉर एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की एब्रीविएशन क्या है? इसका डी ऑप्शन ठीक है। हिना, एन ए, ए कैपिटल नहीं होता, ए जो होता है ना वो सबस्क्रिप्ट होता है एन का। इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, और इसमें ए कैपिटल होता है और कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट होता है, तो इस वजह से इसका नन ऑप्शन है। इसलिए जो सिंबल्स है ना अपने एब्रीविएशन वाले, वो 100% एक्यूरेटली ना याद हो। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, चलो मूव करते हैं। सिंबल यूज्ड फॉर एवोगेड्रो पार्टिकल। एक तो हम करते हैं रिप्रेजेंट एनए से इसको, इसके लिए हम एक कैपिटल लेटर भी यूज करते हैं, कौन सा होता है वो? इसको ये किसी ने ठीक किया? बच्ची को आता है, हिना अरशद, एग्जैक्टली सही है। इसको हम दूसरा नाम देते हैं कैपिटल एल का। कैपिटल एल, एग्जैक्टली ठीक हो गया, सी ऑप्शन। अच्छा, मुझे लगे ठीक हो गया है। इसको देखो, मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ लिख देती हूँ ताकि थोड़ा मजीद क्लियर हो जाए। देखो, इसका सिंबल या तो हो जाएगा ये एन ए, या फिर इसका दूसरा सिंबल कैपिटल एल। दोनों यूज करते हैं। कैपिटल एल कॉमन नहीं है, मोस्टली हम ये एन ए वाला यूज करते हैं, लेकिन कैपिटल एल भी यूज किया जाता है फॉर एवोगैड्रो नंबर। ओके, इसका क्या लगाया है? हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म वाटर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म फ्रॉम 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? एग्जैक्टली स्टोकियोमेट्री से दिया हुआ है आपको। जब भी आपने स्टोकोमेट्री करनी है तो स्टोकियोमेट्री में आपने हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते इसको। तो आप जब बैलेंस्ड केमिकल लिखोगे, H2 + O2, ऐसा कुछ बनेगा। इधर भी 2H2, ठीक है, +O2 2H2O। अब देखो दो जो है, मैंने पूछा ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दो वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2.5 दिया है, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 2.5 जो है वो 5 बना देगा। तो आपने जब भी स्टोइकियोमेट्री करनी है, आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यूज करना है। अगर मैं आपसे हाइड्रोजन का पूछती, 2.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो जितने हाइड्रोजन है देखो उतने ही वाटर बन रहे हैं, तो 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन 2.5 मोल्स ही बनाता। लेकिन ये ऑक्सीजन एक दो बना रहा है, तो उसको हम डबल कर देंगे। तो बैलेंस केमिकल रिलेशन करनी है, ऑटोमेटिक हमारे पास रिलेशंस निकल आएंगे। मोलर वॉल्यूम इज, हाँ जी, जरा इसका बताओ क्या लगाया। मोलर वॉल्यूम कितनी है हमारे पास, क्या क्या वैल्यू होती है मोलर वॉल्यूम की? बेसिकली कौन ये होनी चाहिए, मोलर वॉल्यूम एट STP। प्रॉपर स्टेटमेंट में इसकी लिखती ना, एग्जैक्टली नन है। 22.414 DM³ या 22414 सेंटीमीटर क्यूब। ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो आप, या 22.414 DM³ दोनों हो सकते हैं। तो मैंने ना सेंटीमीटर क्यूब ठीक दिया हुआ है ना DM³, तो आपका नन ऑप्शन सही है इसमें। 2 moles of N2 will occupy how many molar, how much molar volume? के 2 moles जो है वो कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेंगे? अलीना, 2 moles हैं देखो। मैम पॉइंट को जब पॉइंट देखो, जब हम इसको मूव करते हैं ना उल्टा, तो तब तो बढ़ता है ये इस साइड को, ठीक है। जब हम इधर को मूव करते हैं तब ये कम होता है।
अब मुझे राइट लेफ्ट आप समझ नहीं आ रही किस साइड से कर रहे हो, इधर से लेफ्ट जा रहे हो इधर। देखो अभी मैंने पॉइंट्स को यहाँ से लेके यहाँ लेके आना है ना, पीछे की तरफ, तो ये बढ़ता होता है, जब मैं इसको आगे की तरफ लेके जाती हूँ तब ये कम होता है। अब देखें आप देख लो किस तरह राइट लेफ्ट कर रहे हो अपनी तरफ से। और किसका क्या लगा है जी, 2 मोल्स ऑफ N2 विल ऑक्यूपाई अलीना, इसका 22.414 डीएम क्यूब नहीं है मेरे बेटा जी, 2 मोल्स लिखा हुआ मैंने, 1 मोल्स नहीं लिखा। 1 मोल जो है ना वो ऑक्यूपाई करता है 22.414 डीएम क्यूब, जो 2 मोल्स है वो डबल ऑक्यूपाई करेगा 44, लेकिन 44 डीएम क्यूब ना, मैंने सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है, वो तो करेगा 44 ही, लेकिन डीएम क्यूब, आगे यूनिट देखो मैंने यूनिट नहीं ठीक दिया। अच्छा ठीक हो गया। तो 2 मोल्स जो है वो आपका, देखो आपने ध्यान करना, देखो ये है एक ही बात, मैं दोबारा इसको करूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा। देखो 1 मोल जो है ना एसटीपी पे, वो किसी भी गैस का 22.4 डीएम क्यूब, या फिर हम मैं इसको लिख सकती हूँ 22,414 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक ही बात है। ये 1 मोल ऑक्यूपाई करेगा। अगर 2 मोल्स है तो वॉल्यूम भी डबल ऑक्यूपाई हो जाएंगे। ये 1 मोल का है ना, ये 2 मोल्स डबल करेंगे तो ये 44.818 एम क्यूब, या फिर 44818 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी मैंने देखो 44.8 दिया है, लेकिन डीएम क्यूब नहीं दिया, सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए इसका ऑप्शन भी आपका नन बनेगा। जी मैंने यूनिट में इसके अर्जी कर दिया ना, देखो यूनिट में मैंने इसलिए दिया था कि कुछ दिन हो गए मैंने कोई थोड़ी बहुत ट्रिकनेस नहीं डाली, अब ये ना यूज टू हो गए कि बस देखो मैम बिजी होती है तो हम ना बस लगा देते हैं। अब दोबारा से आदत बनाओ थोड़ी सी दोबारा आंखें खोलने की, आगे वाला मैं थोड़ा सा और ट्रिकी बनाऊंगी, चलो देखो एवोगेट। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ये जो एवोगैड्रो नंबर वाला एमसीक्यू है, इस इसका नॉन आंसर बनता है मेरे ख्याल से। आप अच्छा उसको दोबारा मैं देखें। देख लेती हूँ दोबारा, मैंने शायद में भी गलती कर दी हो, मैं देख लेती हूँ उसको, ये वाला जो है। जी, क्योंकि इसमें पॉइंट आपने पीछे मूव किया है तो 24 होना चाहिए ना। अच्छा 0.6 ये इंटू ठीक 10 ठीक पावर ठीक हो गया, ठीक 24। हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम इसको जब यहाँ को मूव करेंगे तो एक पॉइंट हमारा फिर कम हो जाएगा, मैंने पीछे मूव किया है तो आपका 24 बन जाएगा, ठीक हो गया जी, इसका नन आ जाएगा आपका। अच्छा पॉइंट है। अच्छा भाई जिसने ये लगा के ठीक किया, आई थिंक सुक्सेन ने वैसे तो ठीक किया ही नहीं है, सबने 23 लगाया हुआ था, लेकिन इसका नन ठीक हो जाएगा आपका ना, अपना एट द एंड जो होगा ना 1 मार्क्स बढ़ा देना, ठीक हो गया। और थैंक यू फॉर करेक्शन बेटा जी, अगली बार मैं ना इसको की में ही ठीक कर दूंगी। अच्छा ये हो गया हमारा 2 मोल्स वाला। उसके बाद ये देखो, reactant that controls the rate of a reaction due to the limited amount is called, कि वो reactant जो कि रेट को कंट्रोल कर रहा होता है अपने लिमिटेड अमाउंट की वजह से, उसकी अमाउंट खत्म हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, बी बिल्कुल ठीक हो गया। पिक द राइट स्टेटमेंट, यहाँ इसका इसका क्या लगाया आप लोगों ने, राइट स्टेटमेंट को पिक करना था आपने। एग्जैक्टली डी ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट जाता है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा ही थ्योरेटिकल से कम होगी, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो लेस होगी, हमेशा कम होगी, क्योंकि हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम 100% ठीक नहीं है। आइडियल कंडीशन पे 100% आती है आपके पास यील्ड, लेकिन जब भी आपके पास आप एक्सपेरिमेंट करोगे मोस्टली जो यील्ड आती है 70 की लाइन में आ रही है, 70 to 80। अगर 90 भी यील्ड आ जाती है ना तो हम कहते हैं बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट हुआ है, 90 भी बहुत कम आती है। The actual yield is always less than theoretical due to side reactions, due to or mishandling, due to non-calibration, different reasons हो सकती हैं आपकी। Brass is an alloy of which two metals? Brass किस मेटल का alloy है इनमें से? कॉपर एंड जिंक, बी ऑप्शन एग्जैक्टली। और कॉपर एंड टिन किसका है? ब्रॉन्ज का। ये दोनों बहुत इंटरमिक्स होते हैं, कॉपर एंड जिंक ब्रास का है, ब्रॉन्ज का पूछ ले तो कॉपर एंड टिन हो जाते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल की इक्वेशन की वजह से आप कौन सी ब्रांच है जिसके जरिए कैलकुलेशंस को डील करते हो, दैट इज कॉल्ड द स्टोकियोमेट्री, सी ऑप्शन एग्जैक्टली आपका मॉड्यूल ही स्टोकियोमेट्री था, मैंने वहीं से बनाया है इसको। व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर, अभी बहुत ईजी है देखो, mass of 5 moles of water, सिंपली आपने मोल का फॉर्मूला अप्लाई करना था, मोल इज इक्वल टू
मैस ओवर एग्जैक्टली मोलर मैस। मोल जिसने दिए हुए हैं वाटर के आपको, मोलर मैस आपको पानी का पता है 18। तो जब आप यहाँ पे मैस निकालना है आपने ग्राम में, तो 18 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। 5 × 18 इज इक्वल टू 90 ग्राम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ईजी भी है। तो आपने यहाँ से 90 ग्राम, हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कन्वर्जन दे दे, ग्राम को आपने केजी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आपने इसको डिवाइड कर देना है 1000 से सिंपली। लेकिन मोस्टली वो ग्राम में ही पूछते हैं आपसे, क्योंकि स्टोकियोमेट्री में हम ज्यादातर ग्राम्स के साथ डील कर लेते हैं। एक्चुअल yield विल रीच द आइडियल yield इफ द परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन इज। आपका रिएक्शन कितने परसेंटेज हो, तो आपकी एक्चुअल और थ्योरेटिकल yield बराबर हो जाएगी एग्जैक्टली 100%। जब आपके रिएक्शन 99 भी नहीं 100% हो जाएगा, तो हम कहेंगे एक्चुअल yield इज इक्वल टू थ्योरेटिकल yield, बट द परसेंटेज yield ऑफ द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल कि वो 100% आ जाए। ओके, इंग्लिश आ गई जी आपकी। इस बात इंग्लिश भी आसान थी ना, प्रपोजिशंस थी। पिक द राइट वन। ही केम हियर एट 5 o'clock एग्जैक्टली। जब भी आप टाइम का करोगे, तो आपने क्या करना है, एट लगाना है टाइम के साथ। पिक द राइट वन। ही केम हियर। जब भी आपके पास इवेंट्स आते हैं, कोई ईद है, आपके पास रसूमात वाली कोई चीजें आती हैं, सेरेमनीज आती हैं, तो आप उनके साथ क्या लगाते हो, आप उनके साथ एट लगाते हो। इसमें भी आपके पास एट ईद उल अधा आना था। जितनी भी ईदें हैं हमारे पास, तो ए आएगा उसमें। ही केम हियर एट ईद उल अजहा। पिक द राइट वन। बुक इज, इसमें क्या लगा है, बुक इज ऑन द टेबल एग्जैक्टली। जब भी कोई चीज किसी चीज से ऊपर होगी और उसके साथ कांटेक्ट में होगी, सरफेस के साथ टच हो रहा होगा उसका, तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं। तो बुक इज ऑन द टेबल, एट नहीं होगा इस पे, बुक इज ऑन द टेबल बिकॉज वो टच कर रही है सरफेस पे। पिक द राइट वन। द ऑपोजिशन इज ऑलवेज अगेंस्ट द। या ऑपोजिशन आप अलोंग कभी नहीं लगा सकते, विद नहीं लगाओगे। ऑपोजिशन आ गया तो मतलब क्या है, कोई उल्टी होने वाली चीज। और कोई भी चीज जब किसी के ऑपोजिट का बात करती है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अगेंस्ट का वर्ड लगाते हैं। तो ऑपोजिशन इज ऑलवेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ए ऑप्शन। पिक द राइट वन। असलम इज, बहुत इजी था। असलम इज इन पॉलिटिक्स, ए ऑप्शन। कि जब भी कोई किसी चीज में कंसर्न होता है, उसके लिए हम इन की चीज यूज करते हैं। तो असलम इज इन पॉलिटिक्स। ओके, कि मैं नन दे दिया, गलती से हुआ होगा मे बी, डालने में आंसर ठीक हो गया, लेकिन असल असल आंसर इसका असलम इज इन पॉलिटिक्स। ओके जी, मैं कोई मसला नहीं है, मैं बता रही हूँ ना सही आपको अब। असलम इज इन पॉलिटिक्स की में भी गलती हो गई हो। सबका गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं है। खुशी हुई है ना, देखो एक नंबर बढ़ी है, कोई बात नहीं। अब बढ़ाओ, वैसे तो बंदे को होता है ना। अच्छा, मार्क्स आ कितने कितने रहे हैं, एवरेज आज कितने मार्क्स हैं, आज टेस्ट इजी था ना, आज ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। टोटल कितने आए हैं। सिनोनिम ऑफ एसयू साथ साथ बताते जाओ अपने मार्क्स पे टोटल मुझे, और साथ साथ मुझे इसका सिनोनिम भी बताओ। मैंने अली ने देखा नहीं है, रिजल्ट ना सर रिलीज कर रहे होते हैं असल में, तो उनको पता होगा। और मैं आज इतना थकी हुई थी, इसलिए मैंने 10 मिनट लेट लिंक क्या किया है। आज एक्चुअली मेरी जॉब का ना फर्स्ट डे था। तो मेरी जॉब जलालपुर वाली साइड पे हुई है। तो 1.5 घंटे का ना सफर था। तो आज मैं इतना थक गई थी, और फिर आते ही मेरा एक लेक्चर था एक्चुअली स्टूडेंट के साथ। और आते ही 5 बजे मैंने लेक्चर लिया, 5 से 6। 6 बजे मैं सोई थी, और ना मेरी आंख लग गई थी। तो अभी मैं भागी उठी हूँ 8:30 बजे, और फिर मैंने बस मुंह हाथ धोया, छोटी छोटी चाय ली है, और आप लोगों को किया है। तो इस वजह से ही थोड़ी सी आज 5-7 मिनट लेट हो रहा था लिंक। लीना, लेक्चर बहुत अच्छा रहा है। रूटीन थोड़ी हेक्टिक हो जाए करेगी, बिकॉज वन डे में मेरे 5 लेक्चर्स हुआ करेंगे अब कॉलेज में ना। साइंस का टीचर्स की ज़्यादा कमी थी जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है। तो वाकई बहुत अच्छा था, अच्छे से वेलकम किया सबने। बट रूटीन कल से बहुत एक्टिव है। अब एक दिन में 5 लेक्चर है, आप देखो। सुबह 8:40 से स्टार्ट होना है लेक्चर देने, और से पहुंचना भी है 8:40, मतलब मैक्सिमम आप 10-15 मिनट लेट हो जाओगे। तो पहुंचना भी है, 1:30 बजे छुट्टी है, और इसी में अंदर लेक्चर भी देने हैं। और थोड़ी रूटीन ज़्यादा दूर है, तो 1.5 घंटा आने का, 1.5 घंटा जाने का भी निकालना है। तो इस वजह से थोड़ी हेक्टिक है, वरना वैसे बहुत अच्छा है। सिनोनिम एसयू बिल्कुल एब्निगेट, किसी चीज को छोड़ देना, तर्क कर देना, अवॉइड करना, उसको हम कहते हैं एसयू। इंशाल्लाह आप लोगों को भी टाइम आएगा, ये फिर मैं पूछूंगी मैम कैसा रहा फर्स्ट डे आप लोगों से, ठीक है।
फिर आप लोग खुशी खुशी बताना, थक जाओ थक जाओगे। सिनोनिम ऑफ एफिकेशियस को हम कहते हैं बिल्कुल फ्रूटफुल को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेकिन लाजमी आएगा। हर वक्त चीज के ना वक्त मुकर्रर होता है, इंशाल्लाह आप लोगों का लाजमी आएगा। आप लोग भी कल को इसी फील्ड में आओगे, मेहनत करो, अल्लाह जरूर देगा सिला। एंटोनिम ऑफ एलुसिडेट, एलुसिडेट का ऑपोजिट क्या है हमारे पास? एलुसिडेट को हम कहते हैं, पहले एलुसिडेट का मीनिंग पता होना चाहिए। एलुसिडेट हम कहते हैं किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना, उसको क्लियर कर देना। तो उसका उल्टा हो जाएगा, किसी चीज को ब्रीफ कर देना, उसको छोटा कर देना। तो कंसाइज आ जाएगा बिल्कुल। नॉइस इन क्लास कैन बी मेनली प्रोटेक्टेड फ्रॉम विच सोर्स? एग्जैक्टली नॉइस आपको हर तरह से, मेनली मैंने लिखा था कंफ्यूज करने के लिए, चाहे शायद ये कहीं को एक चीज को ज्यादा हमने नहीं, हमें हर तरह के नॉइस से अवॉइड करना है। कोई एक भी नॉइस आ गया, हमारा मकसद तो फेल हो गया ना, कि हम तो डिस्टर्ब हो गए, लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो मेनली का वर्ड भी दे दे, हमें इन सारे नॉइसेस से बचना है। तो डी ऑप्शन इज द वन, कोई एक भी आ गया तो उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस ही है। Pick the right statement. Independent space is necessary for student. Independent space is not necessary. May or may not be. तो इसका right option था A. Independent space is necessary for students. नहीं मिलेगी वो डिस्टर्ब होगा। अगर उसको इंडिपेंडेंट स्पेस नहीं मिली, उसकी टांगे आगे वाली चेयर पे कितनी ज्यादा घुसी हुई है कि आधे घंटे बाद वो बेचारा टांग आ जाएगा। उसका ध्यान अपनी टांगे अपने आप को इजी करने में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कि वो लर्निंग पे तवज्जो दे। तो उठेगा तो उसकी ठोकर लगेगी, तो फॉर एग्जांपल ठोकर लग के उसके सही वाली पाँव में दर्द होगी नेक्स्ट ईयर से, फिर उसका ध्यान उस दर्द पे रहेगा। तो इंडिपेंडेंट स्पेस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इज एन एसेंशियल थिंग फॉर लर्निंग। ऐसा नहीं है कि आप दे दो तो ठीक है, ना हुई तो कोई बात नहीं, नहीं होनी चाहिए। हर स्टूडेंट की इंडिपेंडेंट स्पेस जरूरी है। पिक द राइट स्टेटमेंट। हाँ जी, इसका क्या लगाया है? पिक द राइट स्टेटमेंट, इसका बताओ जरा। इसका आपका सी ऑप्शन एग्जैक्टली ठीक है। ब्राइट लाइट जरूरी नहीं है कि आपने ब्राइट लाइट आपकी इतनी होनी चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट जो है ना लाइट का, वो ये है कि आपकी लाइट इतनी हो एक लेवल तक के आपकी आईसाइट कम होने का खतरा ना हो। ऐसा ना हो कि आप आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हो। बस को स्कूल्स में होता है लाइट चली गई है तो एटलीस्ट अगर तो उसका वे बैक होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म कुछ भी लगाओ, जनरेटर लगाओ सॉरी, या कुछ भी हो। लेकिन अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो उसकी वेंटिलेशन ऐसी होनी चाहिए कि प्रॉपर पूरी क्लास में ना लाइट आ रही हो। तो आपके पास जरूरी नहीं है कि बहुत ब्राइट लाइट हो। इनफैक्ट हर स्टूडेंट का अपना है। मैंने खुद यही है कि मैं बहुत ज्यादा तेज लाइट और बहुत ज्यादा तेज पंखे में नहीं बैठ सकती। हर एक की अपनी वो होती है। तो जो आपकी स्टूडेंट की नेचर है, टीचर ने उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग जो उसको बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट पसंद है उसको ब्राइट के सामने बिठाए, जिसको थोड़ी मॉडरेट लेवल की लाइट पसंद है स्टूडेंट को उसको वहां बिठाए, ताकि उसकी पहले वो जरा इंटरनली सेटिस्फाई हो, देन उसकी लर्निंग जो है वो प्रॉपर फोकस हो सकेगी। सी ऑप्शन जरूरी है, ए ऑप्शन इज नॉट नेसेसरी। इन बलोचिस्तान मोस्ट ऑफ द वेकेशंस शुड बी, ये मैंने बिल्कुल निकाला था आपके टेम्परेचर वाले फैक्टर से कि लर्निंग एबिलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपका है टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर सेटिस्फाइड होगे तभी। अब कुछ बच्चों को बहुत सर्दी लगती है, कुछ को बहुत गर्मी लगती है, तो हर तरह के क्लास में बच्चा पाएगा जाएगा। तो अगर आप ठंडे इलाके में हो और वो बच्चा जिसको बहुत ठंड लगती है, तो उसको तो छुट्टियां उस सीजन में चाहिए ना। तो बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में छुट्टियां सर्दियों में होनी चाहिए ज्यादा, और बहुत ज्यादा गर्म इलाकों में गर्मियों में होनी चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या है, फिक्स है। और हमने छुट्टियां बस जून के जुलाई अगस्त 3 महीने देनी है, चाहे मौसम जैसा भी है। तो ये बहुत गलत है। हमें बलोचिस्तान ठंडे इलाकों में दिसंबर टू जनवरी ज्यादा देनी चाहिए, जहाँ वहां पे कोहरा पड़ रहा होता है। Okay, next, in areas where there is so much hot weather, number of students in the class will be लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास। एग्जैक्टली मोर स्टूडेंट्स नहीं ले सकते। हमें टाइम जल्दी छुट्टी नहीं करनी। अक्सर हमारा कॉन्सेप्ट बना होता है ना कि छोटे बच्चों की छुट्टी जल्दी कर दें, क्लासेस में 100 100 बच्चे घुसा के टाइम कम कर दें। नहीं, हमें बेशक छुट्टी 3 बजे करें, हमें स्टूडेंट्स कम से कम चाहिए ताकि सफोकेशन ना हो। अक्सर ही होता है कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, बच्चे को चक्कर आ गए हैं, फिर उसको खुली हवा में लेके जा रहे होते हैं। बिकॉज गर्मी इतनी ज्यादा होती है, स्पेशली हमारे जैसे एरियाज में, मुल्तान हो गया है, ये जो इधर के एरियाज हैं पंजाब के, इधर बहुत गर्मी होती है। जून जुलाई में बैठने वाला मौसम नहीं होता। तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे उतनी क्लास में सफोकेशन कम होगी और इन्वायरमेंट बेहतर हो जाएगा। तो हॉट एरियाज में जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ क्लासेस में जो स्टूडेंट है वो कॉन्सेप्ट ये है बीएड का कि कम से कम होनी चाहिए। When talk about furniture, pick the right statement.
कि फर्नीचर की बात कर रही है, तो राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? बी एच इसकी इसी का बता रहे हो? एग्जैक्टली इन तीनों में से जितना ज्यादा कंफर्टेबल सोफा हो जाएगा उतना वो अच्छा, जितना उसको आप कोजी इन्वायरमेंट दोगे ना पढ़ने का वो उतना अच्छा पड़ेगा, और किसी हद तक बात ठीक भी है। ये एक मिथ है कि उसको नींद आ जाएगी और ये है वो है, नहीं। अगर उसने पूरी नींद प्रॉपर पूरी की है अपनी 8 घंटे की, उसको कुछ भी दे दो उसको नींद नहीं आएगी। और अगर वो थका हुआ होगा ना, जिस तरह मैं आज थकी हुई थी, मुझे बार बार मेरा फोन बज रहा था, मैं बाई चांस वाईफाई बंद करना भूल गई अपने फोन का, और जो मुझे आज मैसेजेस आए हैं ना, और मुझे इतनी नींद आती है, मैं मोबाइल बार बार करके नोटिफिकेशन खत्म करती, और मैं अपना वाईफाई नहीं बंद कर रही थी। तो अगर आप थके एक्स्ट्रा हुए हो, तो आपको हर तरह की नॉवट पे नींद आ जानी है, और अगर आपकी नींद पूरी है तो आपको सोफा दे दो, कुछ भी दे दो, आपने अच्छे तो जितना आप एक्टिव बैठोगे, बेशक आपकी नींद पूरी हुई है, आपको हार्ड चेयर मिल गई, आप थक जाओगे। आधे घंटे बाद बार बार आपका लर्निंग से ज्यादा अपनी बार बार पोजीशन, कभी राइट लेफ्ट बैठोगे, कभी सीधे हो जाओगे, कभी पीछे हो जाओगे, तो सोफा होगा, रिलैक्स होगे और प्रॉपर लर्निंग करोगे। मोस्ट कॉस्टली रिपेयर्स इन और सिस्टम, सबसे ज्यादा महंगा जो है रिपेयर, वो कौन सा पड़ता है आप लोगों को? इमरजेंसी रिपेयर्स, एग्जैक्टली इमरजेंसी रिपेयर, चाहे सस्ता है चाहे महंगा है, मैक्सिमम वो ज्यादातर कोई बड़ा फॉल्ट हो जाता है तभी इमरजेंसी आई होती है, तो इमरजेंसी रिपेयर सबसे ज्यादा महंगे पड़ते हैं। रूटीन और प्रिवेंटिव तो होने ही होने हैं ना आपके पास। टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होनी चाहिए? एक क्लास में एक टीचर है तो मैक्सिमम 30 बच्चे होने चाहिए, एग्जैक्टली एक आइडियल कंडीशन मानी जाती है। 20 हो तो टीचर तो खुश होता है, 10 हो और खुश हो जाता है, लेकिन एक आइडियल रेशियो के 1:30 के ना टीचर वो हो जाएगा, थकेगा, और सबको इजीली देख के मैनेज भी कर सकता है, तो वो 1:30 मानी जाती है। तो ये आपका टेस्ट था आज। मार्क्स मुझे आप लोग में खास आप लोगों को खुद नहीं पता, अभी रिलीज नहीं हुई में भी, तो डिस्कशन के बाद अभी मैं सर को कहती हूँ, वो आपको कर देते हैं रिलीज। हाँ जी रुकैया बताएं मैम।